इन नेता मंत्रियों की चाटुकारी नहीं करेंगे। हम एकजुट होंगे, एक साथ होंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो किस लिए लड़ाई लड़े? चुनाव के लिए लड़े थे क्या? भगवान बिरसा मुंडा को क्या नेता बनना था? नहीं। तो आप जागिए, आप संगठित होइए, आप एकत्रित होइए, आप अपने पहचान को जानिए, आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़िए। कि आज जमीन को लीज पे भी तो दिया जा सकता है, रेंट पे भी दिया जा सकता है। जमीन को बेचना ही क्या जरूरी है? कि सबकी पहचान अपने जमीन से ही है। अगर जमीन छिन गई तो पहचान छिन गई, और पहचान छिन गई तो आपका अस्तित्व ही क्या रहा? हमारे संथाल के लोग हैं, वो झारखंड के रांची में जमीन नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहारी आके खरीद रहा है जमीन। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। गुलामी से पूरा भारत त्रस्त था, और त्रस्त थे झारखंड के आदिवासी भी। और उन्हीं त्रस्तता से हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने कदम उठाया। जब अंग्रेज़ों के साथ साथ यहाँ के साहूकार, यहाँ के ज़मींदारों के द्वारा आदिवासियों का जल, जंगल, ज़मीन, संस्कृति और सभ्यता को लूटा जा रहा था, वही समय भगवान बिरसा मुंडा ने कदम उठाया, उलगुलान किया, और इन सब मुद्दों पे मुखरता से अपनी बात रखी, उलगुलान किया, अंग्रेज़ों से लड़े। और उन्हीं के आंदोलन के स्वरूप 1908 में अंग्रेज़ों को CNT एक्ट देना पड़ा। CNT एक्ट आदिवासियों के संस्कृति, सभ्यता, ज़मीन को बचाने के लिए, जल, जंगल, ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए CNT एक्ट दिया गया। उसके बाद में आज़ादी के बाद 1949 में संथालों की ज़मीन, जो आदिवासी संथाल झारखंड में रहते हैं, उनके रक्षा के लिए SPT एक्ट लागू किया गया, और कहा गया कि आदिवासियों का जो ज़मीन है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उसको इससे सुरक्षा मिलेगा। कोई उनसे उनकी ज़मीन को, उनका जंगल को छीन नहीं पाएगा। लेकिन आज क्या ये प्रासंगिक है? क्या उनका ज़मीन बच रहा है? क्या आदिवासियों का जो ज़मीन है, आदिवासियों का जो संस्कृति है, आदिवासियों का जो सभ्यता है, वो अभी सुरक्षित है? क्या उनका ज़मीन को छीना नहीं जा रहा है? यदि आप आजकल किसी भी झारखंड के शहर में सुबह सुबह निकलते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसी आदिवासी महिलाएं और आदिवासी पुरुष दिखेंगे, जो काम करने के लिए हाथों में कुदाल लेके आपको खड़े मिलेंगे। वो यहाँ के वास्तविक मालिक हैं, लेकिन आज वो मजदूर बन चुके हैं, और यहाँ का मालिक कोई और बन बैठा है। झारखंड के जितने भी शहर हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके घरों में काम करने वाली महिलाएं, खाना पकाने वाली, बर्तन धोने वाली कौन है? यहाँ की मूल हैं, यहाँ की मालिक हैं, लेकिन आज वो नौकर बन बैठी हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो आज मालिक बन बैठे हैं। इन दिनों लगातार आप खबरों में देखते होंगे, सुनते होंगे कि यहाँ की ज़मीन छीन गई, इन आदिवासियों की ज़मीन पे घर बन गया। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुखदेव नगर, रांची में जो सुखदेव नगर है, वहाँ पे भी बहुत सारे घरों पे बुलडोजर चलाया गया और उन घरों को तोड़ा गया, क्योंकि वो आदिवासी की ज़मीन पे बना था। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा आदिवासी नेतृत्वकर्ता और पेशे से वकील राकेश बड़ाइक जी हैं, और इनसे बातचीत करेंगे क्या सादा पट्टा में जो ज़मीन बिक रहा है वो क्या सही है, क्या गलत है। और कुछ लोगों का मांग भी है कि रांची में CNT मुक्त कर देना चाहिए आदिवासियों का ज़मीन को। राकेश जी, बहुत सारी बातें जो है वो चल रही है समाज में, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और जितने भी आदिवासी हैं वो लगातार इसके लिए विरोध भी कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बचाया जाए। कैसे ये मुमकिन है? और जो सादा, खास करके एक बात आता है, सादा पट्टा में जो ज़मीन बिक रहा है उसको कैसे रोका जाए? तो सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और आपका सवाल है कि सादा पट्टा को कैसे रोक लगाया जाए। तो सबसे पहले तो हमें एकजुट होना होगा, अपने आप को जानना होगा कि आपकी पहचान क्या है। आज हमारा समाज जो है वो किस लिए जूझ रहा है? अपनी पहचान के लिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी ज़मीन। आज आप जहाँ भी देखिए, चाहे आप बोकारो की बात कीजिए, चाहे धनबाद की बात कीजिए, रांची की बात कीजिए, खूंटी की बात कीजिए, चाहे बासा की बात कीजिए, चाहे गढ़वा की बात कीजिए, जहाँ भी, प्रत्येक जिला में आज आदिवासियों से उनकी पहचान छीनी जा रही है, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। कैसे? सादा पट्टा में। सादा पट्टा में ज़मीन में बड़े बड़े महल बन जा रहे हैं, जबकि वो अवैध है। हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज जागे और इसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि आज अगर आप नहीं जागे
तो कल आपका ज़मीन नहीं बचेगा, और आपका ज़मीन नहीं रहेगा तो आपका पहचान छिन जाएगा, क्योंकि हमारी पहचान उस ज़मीन से है, जंगल से है और जल से है। और इसको पहचान को बचाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम एक आदिवासी एकता पदयात्रा, जो कि आप जी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो तारीफ कर रहे थे, उनकी जो गुणगान कर रहे थे, तो हम लोग उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए उनकी जन्म स्थली से लेके उनकी समाधि स्थल तक पद यात्रा करने वाले हैं। और ये यात्रा हमारा 5 अगस्त से शुरू होगा और 9 अगस्त को समाप्त होगा। और हम इस आदिवासी दिवस में आदिवासियों को एकता, एक सूत्र में बांधेंगे, एकजुटता में बांधेंगे, और उनको बताएंगे कि आपकी पहचान इन नेता मंत्रियों से नहीं है, आपकी पहचान आपके जल, जंगल, जमीन से है, और इसको बचाएंगे तभी हम बचेंगे। राकेश जी, आप जो बात कर रहे हैं कि पदयात्रा निकालेंगे, उन बातों में हम बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले ये जानना चाहते हैं कि जो सादा पट्टा की जो बात है, जो सादा पट्टा में ज़मीन बिक रहा है, जो ले रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है ना राकेश जी कि जो सादा पट्टा में बिक रहा है, तो यदि बेचिएगा नहीं तो हम लेंगे कैसे? आप बेच रहे हैं तब तो हम ले रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? जो जनरल है, जो ज़मीन ले रहे हैं, यदि कोई रांची आता है या फिर वैसे कोई क्षेत्र में जाता है और ज़मीन खरीदता है और बाद में उसको फिर आदेश दे दिया जाता है कि इसको तोड़ दो, उसमें तो पैसा लगा है ना, वो घर बनाने में पैसा लगा है, तो फिर जो बेच रहा है उसकी गलती नहीं है क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि बेचने वाले की तो गलती है ही, लेकिन एक प्रावधान है, क्रेता सावधान। क्रेता को सावधान होना है कि क्या वो चीज़ खरीद रहा है। आप मान लिया जाए कि आप क्रेता हैं, आप एक घड़ा खरीदने गए, आप देखे नहीं, घड़ा को आप ले आए क्योंकि आपको पानी पीना है, उससे ठंडा पानी पीना है, लेकिन घर आके आपको पता चल रहा है कि वो फूटा हुआ है। आप अगर वापस जाइएगा, आपका पैसा लग चुका है, लेकिन आप वापस करने जाइएगा तो क्या वो वापस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आप सावधान नहीं थे। तो यहाँ क्रेता को भी सावधान होना है, विक्रेता को भी सावधान होना है। हम तो चाहेंगे कि अगर कोई सादा पट्टा में बेच रहा हो ज़मीन, तो उस पर सरकार ऐसा कोई कानून लाए कि क्योंकि सरकार के पास सारा रिकॉर्ड होता है, जब सादा पट्टा बनता है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी फीस देना पड़ता है, तो उस पर साफ पता चल जाता है, सरकार के पास जाता है, डेटा जाता है, सादा डीड करके जाता है, तो सरकार के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा रिकॉर्ड। तो जो सादा डीड बनवा रहा है, बेच रहा है उसमें ज़मीन, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए और अगला पे भी कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके सुधरेगा। क्योंकि अगर आज एक जो बेच रहा है, आपने बोला ना कि विक्रेता का भी गलती है, तो एक विक्रेता पे अगर कानूनी कार्रवाई हो जाए तो कल अगले दिन से दूसरा विक्रेता सादा पट्टा में बेचने से डरेगा। आज हमारा समाज, यहाँ का जो हमारे संथाल के लोग हैं, वो झारखंड के रांची में ज़मीन नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहारी आके खरीद रहा है ज़मीन। आज हमारा दूसरे जिला के लोग यहाँ आके ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इसमें सरकार को ये भी करनी होगी कि जो थाना की बाध्यता है, उस क्षेत्र को भी हटाना होगा। लोग कह रहे हैं यहाँ कि CNT फ्री कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। CNT अगर फ्री हो जाएगा तो सारा ज़मीन दूसरे को, भूमाफियाओं को, अन्य लोगों को चला जाएगा। इसलिए कदापि CNT फ्री ज़मीन ना हो, लेकिन जो थाना क्षेत्र की बाध्यता हो वो बिल्कुल ख़त्म हो। क्योंकि थाना क्षेत्र की बाध्यता ख़त्म होता है तो जैसे कि लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ज़मीन को लोग बेचते हैं, तो वैसे में अपने लोगों को बेचेंगे। क्योंकि यहाँ रांची के लोग के पास, तो रांची के लोग जो हैं वो तो उनका ज़मीन है ही, यहाँ खरीदने कौन आएगा? बाहर के लोग। तो बाहर के जो आदिवासी आएंगे उनको ज़मीन मिलेगा अगर थाना क्षेत्र की बाध्यता ख़त्म होती है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि ये बाध्यता को ख़त्म करे, और इसके लिए सबसे पहले हमको एकजुट होना, एक सूत्र में बंधना होगा, और हमको बताना होगा कि हम आदिवासी एक हैं। क्योंकि हम बटे हुए रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए रहते हैं, अनेक गुटों में बटे हुए रहते हैं, अनेक संगठनों में बटे हुए रहते हैं, लेकिन अगर हमको अपने जल, जंगल, ज़मीन को बचाना है तो एक साथ जुड़ना होगा। इस मुहिम में, इस पदयात्रा में जुड़िए, क्योंकि हम सेंटीमेंट से जुड़ने वाले हैं, हम अपने पहचान को बचाने के लिए लड़ने वाले हैं। देखिए, शहरों का विकास हो रहा है, शहर बड़ा हो रहा है। यदि आप कुछ दिन पहले देखिए, रांची छोटा था, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और भी शहर जो है वो बड़ा हो रहा है। यदि ज़मीन नहीं मिलता है, यदि बेचा नहीं जाएगा तो शहर बड़ा नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में यदि CNT लगता है तो जो ज़मीन का मूल्य जो है वो लाखों रुपए है, वो घट के हज़ारों में आ जाता है। इसीलिए CNT फ्री करने की भी बात बहुत लोग, आदिवासी समाज के ही लोग कर रहे हैं, और ज़मीन तो बिक ही रहा है। और रांची के साथ साथ अब देखा जा रहा है कि जो बाहर के जो इलाका, जो गांव है, वहाँ का बात नहीं आ पाता है न्यूज़ चैनलों में या फिर सोशल मीडिया में, लेकिन वहाँ भी ज़मीन
छीना जा रहा है। तो क्या आदिवासी समाज जो आप पदयात्रा करने की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या एकजुट हो पाएंगे, अपने हक और अधिकार को पहचान पाएंगे? जी बिल्कुल, उसमें तो एकजुटता लानी ही होगी, क्योंकि सबकी पहचान अपने ज़मीन से ही है। अगर ज़मीन छिन गई तो पहचान छिन गई, और पहचान छिन गई तो आपका अस्तित्व ही क्या रहा। तो आपको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, तो एकजुट तो होना ही होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ज़मीन का दाम बढ़ जाएगा, ज़मीन का ऐसा हो जाएगा, ज़मीन का लोगों को, तो क्या आपके पास एकमात्र ऐसा साधन ये है, उपाय है कि आप ज़मीन ही बेचिए? ज़मीन को क्या और अन्य उपयोग में आप नहीं ले सकते हैं? अगर हम आज एकजुट होते हैं तो हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं कि आप ज़मीन के को मॉर्गेज बंधक में लोन दे। क्योंकि देखिए आज क्या होता है ना कि लोन तो मॉर्गेज तो मिलता ही है। नहीं, सीएनटी ज़मीन पे नहीं मिलता है ना। क्योंकि देखिए जो बैंक होती है, बैंक किस आपको लैंड पे देगी, जिस लैंड को वो आप एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन सीएनटी के कारण जो आदिवासियों का ज़मीन है उसको एक्वायर करने में उनको दिक्कत होती है, तो सीएनटी ज़मीन पे वो देती नहीं है लोन। तो अगर सरकार इस पे कुछ बनाए नियम कि नहीं, कि इसका जो है गारंटी सरकार बनती है, तो हो सकता है कि जो बैंक है वो लोगों को लोन दे। आज देखिए लोगों के पास यहाँ ज़मीन है लेकिन उसके पास आइडियाज़ नहीं है, या फिर पैसा नहीं है। आइडियाज़ हैं तो पैसा नहीं है। तो पैसा अगर सरकार उसको लोन में देती है, बैंक उनको लोन देता है, तो वहाँ वो खुद ही फ्लैट बना लेगा, खुद ही फ्लैट बनाएगा, उसमें लोगों को वो रेंट पे देगा। तो क्या उसका पैसा का जो कमी है वो दूर नहीं होगा? उसको ज़मीन बेचना नहीं पड़ा, वो ज़मीन पे लोन लेके वहाँ पे शॉप बना सकता है, लोगों को रेंटल पर्पस से लोगों को रेंट दे सकता है, उस पे कमा सकता है। लेकिन आज लोगों को ज़मीन ही बेचना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। सरकार ऑप्शन प्रोवाइड करवाए, उसको लोन दे, मॉर्गेज लोन दे, या फिर उसके ज़मीन को लीज पे दे। क्योंकि आज ज़मीन को लीज पे भी तो दिया जा सकता है, रेंट पे भी दिया जा सकता है। ज़मीन को बेचना ही क्या ज़रूरी है? एक बात बताइए राकेश जी कि आजकल जो देखा जा रहा है कि खास करके जो युवा हैं, आप जैसे युवा जो हैं, वो अब मुखरता से सामने आ रहे हैं और ख़ास करके ज़मीन को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मुखरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन झारखंड में जितने भी आदिवासी विधायक हैं या फिर जो मंत्री हैं, उनके मुंह से कभी इन सब बातों के लिए कुछ सुनते नहीं मिलता, या फिर विधानसभा में कोई बातचीत नहीं होती इन सब बातों को लेके, आदिवासी संरक्षण को लेके। देखिए यहाँ के जो नेता मंत्री हैं वो बस चुनाव लड़ने के लिए हैं, यहाँ वो आदिवासियों के लिए लड़ने के लिए नहीं है। एक बात इतना गांठ बांध लीजिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये जो जितने भी आप आदिवासी नेता मंत्री विधायक बनाए हैं ना, ये लोग बस चुनाव लड़ेंगे, आपके जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। आज ये लोग परिसीमन की बात कर रहे हैं कि मेरा परिसीमन की बात आखिर ये क्यों कर रहे हैं? आज ये अपने बेटा बेटी के लिए सीट को बचाने के लिए परिसीमन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सच में आदिवासियों के लिए दुख होता तो उनके जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते। आज कौन रिम्स 2 में आ रहा है? कौन नेता मंत्री के मुंह से रिम्स 2 का ज़मीन अधिग्रहण ना हो इसके लिए किसके मुंह से आवाज़ निकल रहा है? कोई नेता मंत्री इसमें नहीं बोल रहा है। सिरम टोली पे कोई नेता मंत्री का मुंह नहीं खुला तो वो भी थोड़े दिन में चुप हो गए। तो मतलब साफ पता चलता है कि ये जो नेता मंत्री हैं, इनको आपके लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। इनको लड़ाई लड़ना है तो चुनाव की लड़ाई लड़ना है, अपने बेटा बेटियों के लिए सीट बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है। उसके अलावा ये कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि आप जाग जाइए, क्योंकि जो आपसे होगा वो किसी के बाप से नहीं होगा। तो आप जागिए, आप संगठित होइए, आप एकत्रित होइए, आप अपने पहचान को जानिए, आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़िए और हमसे जुड़िए। राकेश जी, झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारा पदयात्रा भी हुआ है। तो आप जो पदयात्रा निकालने वाले हैं 5 अगस्त से, उस पदयात्रा में क्या कुछ रहेगा उसके बारे में बताएं। देखिए हमारा जो पदयात्रा है वो हमारा एक लक्ष्य के तहत है कि हम आदिवासियों को एक सूत्र में पिरोए। क्योंकि आज हमारा जो आदिवासी समाज है विभिन्न संगठनों में बटा हुआ। अगर वो संगठन कुछ कार्य कर रहा है तो हम नहीं जाएंगे, वो संगठन कुछ कार्य कर रहा है तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो भाजपा का है और वो कुछ आदिवासियों के लिए कार्यक्रम कर रहा है तो उस पार्टी पॉलिटिक्स वाले में हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस कर रहा है तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो विभिन्न संगठनों में बढ़ चुका है, जिसका फायदा बाहरी लोग उठा रहे हैं, यहाँ नेता मंत्री लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन पार्टी पॉलिटिक्स, इन विभिन्न संगठनों को छोड़कर आदिवासी एक सूत्र में, एक धागा में, एक संगठित होकर एकजुट में, एक मंच में आए
क्योंकि देखिए, हम पहले भी बोले हैं कि, और अभी भी बोले हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं वो किस लिए लड़ाई लड़े? चुनाव के लिए लड़े थे क्या? भगवान बिरसा मुंडा को क्या नेता बनना था? नहीं। सिद्धू कान्हू को नेता बनना था, यहाँ का राजपाट करना था? नहीं। वो लड़ाई लड़े तो जमीन के लिए, और हम इसी जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। उस जमीन को बचाने के लिए, सादा पट्टा के खिलाफ, अवैध माइनिंग के खिलाफ, हमारे जो जमीन को छीना जा रहा है उसके खिलाफ, इसके खिलाफ हम इस पद यात्रा को कर रहे हैं। स्थानीय नीति के लिए हम लड़ेंगे। हम इस पद यात्रा में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम सबको आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए। जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा, हमने उस स्थल को क्यों चुना? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पे हमको चलना है। भगवान बिरसा मुंडा जिस जगह पे पैदा हुए थे, उनके आचरणों को हम लेके, उनके कहानी को लेके वहाँ से हम चलेंगे। उनके आदर्शों पे, उनके बताए हुए पथमार्गों पे चलते हुए हम उनके जो समाधि स्थल तक जहाँ उनको दफन किया गया है, वहाँ उनका आशीर्वाद लेके हम इस उलगुलान को आगे उठाएंगे और बताएंगे कि हम अभी भी जिंदा है, उनके वंशज जिन्होंने हमारे जल जंगल जमीन को बचाया। आज हम भी उन्हीं जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आगे आएंगे। इन नेता मंत्रियों की चाटुकारी नहीं करेंगे। हम एकजुट होंगे, एक साथ होंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो आपसे होगा वो किसी के बाप से नहीं होगा। राकेश जी, जैसा बता रहे हैं कि आप पदयात्रा निकालने वाले हैं 5 अगस्त से 9 अगस्त तक रांची पहुंचेंगे, उलिहातू से रांची के कोकर तक, जहां तक समाधि स्थल है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए भी हैं, और जितने भी अगुवाई करते हैं सबका कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा रहता है। तो क्या आपका भी कुछ महत्वाकांक्षा है? आप भी कुछ उस तरीके का राजनीति अपना भविष्य देख रहे हैं? और ऐसा देखा भी जाता है और देखा भी गया है कि जो कुछ करते हैं वो बाद में फिर अच्छे पद में चले जाते हैं, फिर साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो क्या राकेश जी में भी वैसा कुछ महत्वाकांक्षा है क्या? देखिए, महत्वाकांक्षा तो नहीं है। हमारा महत्वाकांक्षा यही है कि हमारा समाज एकजुट हो। देखिए, क्योंकि बदलाव जो है वो बदलाव विचारधारा से आने वाली है। क्योंकि आप जितना भी चिल्ला लीजिए, सड़कों पे कुछ भी कर लीजिए, जब तक हम लोगों की विचारधारा को नहीं बदलेंगे, एकजुटता नहीं लाएंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। महत्वाकांक्षा की बात रही तो महत्वाकांक्षा बस यही है कि हमारा समाज एकजुट हो। और रही बात की बदलाव की, तो बदलाव राजनीति से ही होगी। अगर जरूरत पड़े तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे महत्वाकांक्षा नहीं है, कि मुझे राजनीति में नहीं आना। अगर जरूरत पड़े तो क्या लगता है आपको कि इन नेता मंत्रियों से झारखंड का विकास हो पाएगा? अगर लगता है, लोगों को लगना चाहिए कि लगेगा कि हमको राजनीति में आना है, तो हमारे युवाओं को, मैं तो कहूँगा कि हर युवा आए। इन नेता मंत्री से क्या हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अगर बदलाव लाना है, तो अगर राजनीति में भी आना पड़े तो हम आएंगे। हम झूठ नहीं कहेंगे, अगर आना पड़े तो जरूर आएंगे। क्योंकि इन नेता मंत्रियों को हम लोगों ने देख लिया। 25 साल हो गया, क्या स्थिति है झारखंड की? कौन झारखंडी है किसी को पता नहीं, किसके लिए नौकरी आएगा पता नहीं। बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आप जाइए, दूध लेने रहती देने वाला आपको बाहर ही मिलेगा। आप जाइए, फल खरीदिए, बाहर ही मिलेगा। आप टेम्पू चलाने वाला बाहर मिलेगा। आप जिसके पास थाना चल जाइए, वहाँ पर थाना प्रभारी बाहर ही मिलेगा। तो क्या बात करते हैं ये नेता मंत्री? क्या कर लिए? यहाँ बाहरी को लागे के बसा दिए। तो क्या झारखंड का विकास ये कर पाए? क्या इन नेता मंत्री पे लोगों को भरोसा है? अगर भरोसा नहीं है तो आपको राजनीति में आना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। कितने आदिवासी समाज इसमें जुटने की संभावना है? कितने आदिवासी समाज वहाँ पहुँचेंगे आपके साथ में? और यहाँ जब पहुँचेंगे तब का समय सारणी क्या होगा? देखिए, हमारा जो इसमें सारे संगठनों का आह्वान है, हम संगठन पे नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे सब आदिवासी हैं, सब कोई इस आंदोलन में सहयोग कीजिए, सब कोई आइए। क्योंकि ये आपकी अस्तित्व की लड़ाई है और ये मेरा लड़ाई नहीं है। हमने विचार किया, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, अजय टोप्पो जी हैं, निरंजना हेम्ब्रम जी हैं, हम लोगों ने सोचा कि कैसे आदिवासियों को जोड़ा जाए। तो हमने विचार लाया कि हमें एक सूत्र में बांधने के लिए उनके साथ चलना होगा, उनके मुद्दों पे चलना होगा, आदिवासियों के अस्तित्व की बचाई की लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके वो एकजुट होंगे। क्योंकि अगर आप बात करते हैं किसी अन्य चीज़ों की तो वो हर कोई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आदिवासियों के अस्तित्व के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। नेता मंत्री तो खासकर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो उनको परिसीमन की बात पे अड़ी है। अभी परिसीमन के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, लेकिन क्या आदिवासियों के जमीन के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है? संगठन के लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबको एकजुट करने की जरूरत है, एक सूत्र में बांधने की जरूरत है। तो क्या आप इससे एकजुट कर पाएंगे? मुझे उम्मीद लगती है, और लोगों का जिस तरह से मैंने जो पोस्ट डाला उसके बाद रिस्पांस आया है, मुझे लगता है कि इस
अस्तित्व की लड़ाई में आदिवासी समाज एकजुट होगा। और मैं सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे नेता मंत्री बनना है। मुझे बदलाव चाहिए, आदिवासियों की एकजुटता चाहिए, और आदिवासी एकजुट होगा तभी विकास संभव होगा, हमारा उत्थान संभव होगा। अगर बदलाव के लिए राजनीति में भी आना पड़े तो हमारे युवाओं को आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, आप भी आइए, क्योंकि इन नेता मंत्रियों से हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि ये हमारा बदलाव कर सकते हैं। देखिए, आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई के लिए, आदिवासी समाज को बचाने के लिए राकेश जी ने एक मुहिम उठाया है, और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मस्थली है उलिहातू, वहाँ से ये पदयात्रा करके बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है रांची में खोकर, वहाँ पहुँचेंगे, और ये आह्वान कर रहे हैं कि आदिवासी समाज इसमें एकजुट हों और राजनीति से ऊपर उठ के अपने समाज के लिए लड़ें और अपने समाज के लिए अपनी एकजुटता दिखाएं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।